नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम राजू मास्टर है और वंस अगेन मास्टर स्ट्रोक के अंदर आपके सामने शनिवार सुबह 11 बजे पेश हूँ। आज आपके लिए एक ऐसी पेशकश है कि जो आज तक आपने कहीं नहीं देखी। बहुत सारे लोग हमारा जब भी कोई भी प्रोग्राम होता है वो हर एक प्रोग्राम के अंदर मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, वो बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चंस पूछे हैं और उसके अंदर हमेशा मुझे ऐसा होता है कि उसका आंसर मैं कैसे करूं। वो आंसर देने के लिए मैं आज मेरे साथ दो एक्सपर्ट लेके आया हूं। एक है अशोक भाई पटेल और दूसरे अरविंद भाई रनालकर। अशोक भाई पटेल जो है वो लास्ट 21 साल से ये इंडस्ट्रीज में है। वो लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड का बहुत बड़ा काम करते हैं। उनकी खुद की ऑफिस है, स्टाफ है और सूरत और आजू बाजू गाँव के अंदर लगभग सभी गांवों के अंदर उनके बहुत सारे क्लाइंट हैं। 2600 प्लस फैमिलीज उनके साथ में जुड़ी हुई है। ऐसे अशोक भाई को मैं वेलकम करता हूँ। वेलकम अशोक भाई। और दूसरे मेरे दोस्त अरविंद रनालकर साहब, वो जो है वो लास्ट 26 सालों से ये लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के अंदर वो जुड़े हुए हैं। उनके पास भी बहुत बड़ा स्टाफ और खुद की ऑफिस है। वो मराठी समाज के सेक्रेटरी हैं और हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। उनका मेन बिजनेस सूरत और महाराष्ट्र में है और मुझे बहुत खुशी होती है आपको वेलकम करने को। वेलकम सर। थैंक यू। तो आज जो हम लोग जो बात के करने वाले हैं वो बहुत सारे लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं उसी के ऊपर मैं डायरेक्ट आता हूँ। मुझे ऐसा मन होता है कि डायरेक्ट आने से पहले एक अच्छी स्टोरी बोलूं। एक बनिया था और बनिया अपने दोस्त के साथ में गार्डन में घूम रहा था। ऑलरेडी रिटायर था और गार्डन में सुबह चल रहे थे उसके दोस्त के साथ। वो भी सीनियर सिटीजन थे, दोनों सीनियर सिटीजन साथ में चल रहे थे। वो बनिया बहुत ही खुश लग रहा था। उसका जो दोस्त था सीनियर सिटीजन, उसने बोला यार मैं हमेशा देखता हूँ तो हमेशा खुश रहता है, उसका क्या रीज़न है? वो बनिया बोलता है मैं देखता हूँ हमेशा तू दुखी दिखता है, उसका क्या रीज़न है? अरे बहुत सारे प्रॉब्लम है, मेरे घर में कोई मेरे सुनता नहीं है, मेरे जो फैमिली मेम्बर है मेरे साथ में देखते नहीं है, मेरी बहू बेटे मेरा मानता नहीं है, मेरी घर में भी कोई इतनी इज्जत नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो इसीलिए मैं थोड़ा टेंशन में रहता हूँ और पैसे का तो प्रॉब्लम हमेशा है ही। बोला आप कैसे खुश रहते हो? उसने बोला उसका रीज़न है मेरा बाप। मेरा बाप क्यों? बाप ने क्या किया? बाप ने कुछ नहीं किया। इसमें क्या है, जब मेरी नौकरी लग गई थी, जब भी मेरी नौकरी लगी तभी पहले ही महीने जब मैं पैसे लेके आया, यानी पहला पगार 70 रुपीज़ 70 रुपये में लेके आया। जैसे ही 70 रुपये में लेके आया मेरे पिताजी के हाथ में दिया। आज के तारीख में कोई भी लड़का उसके बाप के पास में पैसा देता नहीं है। उसका दो रीज़न है, एक तो वो देना नहीं चाहता क्योंकि उसको अपना मोबाइल या बाइक लेनी है, और दूसरा ये है कि वो अपनी पत्नी को पूछ के पैसा ही देगा। तो आज की तारीख की बात नहीं, ये पुरानी बात है। उसने अपने पिताजी के हाथ में 70 रुपये दिए और बोला कि पिताजी मुझे आशीर्वाद दो, ये मेरी जीवन की पहली कमाई है, मैं पढ़ लिख के जो बना हूँ ये मुझे मिला है। पिताजी बहुत खुश हुए, उसको आशीर्वाद दिया, बोलो बेटा अब बहुत खुश रहो, बहुत आगे बढ़ो, ऐसी इच्छा है। बट ये 70 रुपये में से जो 7 रुपये सामने जो पोस्ट ऑफिस है उसके अंदर रख के आओ। उसने बोला पिताजी वो 7 रुपये क्यों, और मुझे क्यों रखने हैं पोस्ट ऑफिस में? मुझे कोई जरूर नहीं लग रहा है, वो 7 रुपये मैं यूज करूंगा, मुझे वापरना है। या तो मेरी जो हार्ड अर्न मनी है वो मैं किसी और को क्यों दूं? मेरे पिताजी ने बताया बेटे तेरे को अभी नहीं मालूम पड़ेगा, जब तू मेरी उम्र का होगा तब मालूम पड़ेगा। बोला ठीक है, बट 7 रुपये क्यों? 5 रुपये भी नहीं और 10 रुपये भी नहीं, 7 क्यों? उसने बोला जितनी तेरी कमाई है, जितनी इनकम है उसका 10% मुझे पोस्ट ऑफिस में रखना है। वो एक बात है, ठीक है। उसके बाद में मेरी नौकरी चलती गई। 70 के बाद 100 हुए तो मैंने 10 रुपये जमा कराना चालू किए। 10 के बाद मेरे 1000 हुए, 1000 हुए, मैंने 100 रुपये जमा। ऐसे ऐसे हर महीने, हर साल, हर 2 साल जब मेरी बढ़ती होती गई, जैसे ही मेरा पगार बढ़ता गया उसके 10% में अपने इन्वेस्टमेंट में रखता गया। आज की तारीख में हर महीने मुझे 1,20,000 रुपये आते हैं।
हर महीने 1,20,000 रुपये आते हैं और वो 1,20,000 के अंदर से सबसे पहले 30,000 रुपये मैं मेरी बेटे की बहू को देता हूँ। जब मेरी बेटे की बहू को मैं 30,000 रुपये देता हूँ तो उसके मुंह पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। वो क्या बोलती है, थैंक यू पिताजी, आज दोपहर में खाना क्या खाएंगे। अच्छी बात है, अच्छा लगता है, ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। उसके बाद में बाकी के जो 30,000 रुपये है मैं और मेरी वाइफ मंदिर या तो चंदा में देते हैं। उसके बाद 30,000 रुपये जो है मेरी बेटी के लिए अलग में रखता हूँ और 30,000 रुपये मैं चंदे के लिए अलग रखता हूँ। मेरे वहाँ पे कोई भी प्रोग्राम हो, शायद गणपति है या होली है, दिवाली है, कोई भी सेलिब्रेशन है, उसके अंदर सबसे बड़ा चंदा मेरे पास जाता है। यानी हमारे यहाँ का कोई भी लड़का जिसको कोई भी सेलिब्रेशन करना है सबसे पहले मेरे पास आते हैं। यानी मेरे घर वाले तो मेरी सुनते हैं, मेरी सोसाइटी वाले सुनते हैं, मेरे गांव वाले भी सुनते हैं। यहाँ तक कि जो मूर्ति है, गणेश की जो मूर्ति है मैं पसंद करता हूँ। 10 दिन का क्या प्रोग्राम होगा मैं पसंद करता हूँ और वो पसंद करने के बाद उसके बाद में जो जो प्रोग्राम होगा सबसे पहली आरती भी मेरी होती, तो पूरे गांव में मेरा नाम है। उसके बाद जब खुशियाँ आती है तो मुझे हर जगह से खुशी मिलती है। जो 30,000 रुपये जो मुझे मंदिर में यूज़ करना है, मुझे और मेरी वाइफ को, मुझे जहाँ चाहे मैं खर्चा कर सकता हूँ। और बाकी के जो 30,000 रुपये है मेरी लड़की के वहाँ पे जब भी मैं जाता हूँ 6 महीने के बाद या तो 12 महीने के बाद, 6 महीने के बाद जाता हूँ तो 30,000 के हिसाब से 6 ताली 1,80,000 रुपये मैं मेरे जमाई को देता हूँ। जमाई को जब मैं 1,80,000 रुपये देता हूँ तब मेरा जमाई क्या बोलता है, पिताजी ये बार एक वीक रुक के जाना। तो ये पैसे की बात है। तो पैसे की जब बात होती है तो पैसे के लिए एक्सपर्ट की भी बहुत ज़रूरी है। आपने ये स्टोरी शायद सुनी भी होगी, नहीं भी सुनी होगी, बट ये स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वो क्वेश्चंस के अंदर मैं शुरुआत करता हूँ हमारे अशोक भाई से कि मेरे पास जब मैं रिटायर होऊंगा तब पैसा होगा, ऐसा हमने स्टोरी में देखा, बट आज मेरे पास पैसे ही नहीं है। अशोक भाई, सबसे पहला सवाल है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ? हाँ राजू भाई, आपने जो सवाल किया मेरे पास पैसे नहीं है, तो ज़्यादातर जब भी सपोज जैसे मैं ही LIC एजेंट हूँ या कोई भी किसी के पास पॉलिसी या कोई प्लानिंग करने के लिए जाता है तो यही सवाल लोग करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन इसके लिए मैं 2-3 प्रकार के आंसर देता हूँ, तो आप दर्शक मित्रों को भी बताऊँ कि भाई अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, मुझे बताओ मेडिक्लेम बीमा हो या LIC बीमा हो तो कब ज़रूरत ज़्यादा है? अभी जो सिचुएशन चल रही है पैंडेमिक उसमें ज़्यादा है या पहले ज़्यादा थी? तो ज़्यादातर जवाब आएगा कि अभी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन क्या होता है कि एक प्लानिंग ऐसा होता है कि अगर मान लो सपोज़ आपको कोरोना हो गया या कुछ भी बीमारी आई, अस्पताल में एडमिट हुए, तो आज 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख का खर्चा हो सकता है। तो ये एक प्लानिंग है कि भाई ये जो खर्चा है 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख या 10 लाख का, उसका आपको सिर्फ 5 या 10% ही देना है अभी। तो आप अपना पैसा नहीं है, पर जब वहाँ पे अस्पताल में रहेंगे तो कहीं से भी पैसा लाना ही पड़ेगा आपको। तो तब जो पैसा लाएंगे कैसा लाएंगे? या तो सिर्फ आप देवा करेंगे या तो भी ब्याज पे लेंगे या प्रॉपर्टी बेच देंगे, कुछ भी करेंगे। लेकिन अगर वो 100 रुपये का खर्चा अगर आपको 5 या 10 रुपये में करना है तो ये आपके ऑलरेडी सेविंग ही हो रही है। 5 या 10% में आप 100 रुपये का खर्चा बचा रहे हो। तो ये मैं जवाब देता हूँ लोगों को। अभी ये तो अच्छा जवाब दिया अशोक भाई ने, बट और एक सवाल है जो मैं अरविंद भाई को पूछना चाहूँगा कि अरविंद भाई, अभी तो सब लोग यही बोलते हैं अभी तो कोरोना चल रहा है, काम ही बंद है, क्या करेंगे? बहुत ही सही सवाल है कि पेंडेमिक में नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, तो कहाँ से बीमा कराए? बिल्कुल सही है। जब नौकरी नहीं है तो हर कोई अपने घर में बैठा हुआ है, या आधा पगार हो गया है तो हर कोई अपने घर में बैठा हुआ है। घर में बैठने की वजह से अपना जो खर्चा है वो भी आधा जैसा हो गया है। हम लोग बाहर निकलते नहीं, हमारा पेट्रोल बचता है, हमारा टेलीफोन बचता है, हमारे काफ़ी चीज़ें हैं जो ऑफिस में जाने के कारण जो खर्चा होता है वो बच जाता है। तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि भाई पेंडेमिक है, आधा पगार से घर चला रहे तो हम बचत नहीं कर पा रहे, क्योंकि खर्चा अपना वैसे ही बच रहा है, तो वहाँ पर आप उसको बचत करवा सकते हो। क्योंकि जैसे अभी अशोक भाई ने कहा, पेंडेमिक में ही इंश्योरेंस की जरूरत है, इसके पहले इंश्योरेंस की जरूरत कहाँ थी? हम लोग तो सबको भगा रहे थे, सभी एजेंटों को भगा रहे थे, भाई अभी जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं। पेंडेमिक में तो हर एक को जरूरत है।
कभी क्या चीज़ आ पड़ेगी, कभी पेंडेमिक में कितना आदमी सीरियस हो पाएगा, आज है कल नहीं दिख पाएगा। वो सिचुएशन आज के डेट में बहुत डरावनी है, तो हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, मेरा ऐसा कहना है। मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। अभी 2 दिन के पेपर के अंदर आपने देखा होगा कि 34 ईयर का एक गुजरात वेस्लर, गुजरात एंड मिस्टर महाराष्ट्र भी बन चुका है ऐसा वेस्लर, 4 दिन की बीमारी के अंदर वो गुजर गया। ओनली 4 डेज। 4 दिन के अंदर एक वेस्लर की जो अपनी बॉडी का बहुत ही ख्याल रखता है, वो बंदा कैसे गुजर जाता है। तो उसके अंदर उसकी फैमिली की क्या पोजीशन है मुझे पता नहीं, उसके बीवी बच्चे क्या एज है आई डोंट नो, बट आई एम आस्किंग अगर ये टाइम पे 34 साल का जो बंदा वेस्लर है उसको अगर कोरोना हो गया और वो गुजर गया 4 दिन के अंदर, तो आप और मैं को कुछ भी हो सकता है। तो एक और क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, और ये क्वेश्चन मैं अशोक भाई को पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरे फैमिली में एजेंट है तो मैं आपके पास क्यों लूँ, मेरे फैमिली मेंबर के पास क्यों नहीं लूँ। राजू भाई, अच्छा सवाल है। हम जब भी फील्ड में जाते हैं या लोगों को बीमा के बारे में बात करते हैं तो लोगों ये सवाल आता है कि हमारे फैमिली मेंबर में बीमा एजेंट है। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि सपोज आपको कुछ चीज़ लेना है तो आप कौन सी कंपनी का लेंगे, स्टैंडर्ड कंपनी का या चालू कंपनी का। तो क्या होता है कि LIC का या कोई भी पॉलिसी लेना हो तो एक प्रोफेशनल पर्सन के पास लेना चाहिए, क्योंकि जो एक आपके रिलेटिव्स है या प्रोफेशनल नहीं है तो वो जब भी आपको बीमे की ज़्यादा ज़रूरत है या उसके सर्विस की ज़रूरत है तब वो आपको प्रॉपर गाइड नहीं कर पाएगा या आपका प्रॉपर काम नहीं होगा। क्योंकि आप बीमा या पॉलिसी क्यों लेते हो कि जब भी क्लेम आए तो आपको पैसा मिले और जल्दी मिल जाए, टाइम पर मिल जाए, पूरा मिल जाए। तो फैमिली मेम्बर अगर रहेगा तो क्या है, आप उसको ज़्यादा बोल नहीं सक पाएंगे या उनसे कुछ क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो बिज़नेस है हमारा LIC का प्रोफेशनल है और एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री से, क्योंकि प्रॉपर सर्विस देंगे तो ही हमारा काम ज़्यादा होगा। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। ये प्रोफेशनल की बात की तो हमारे एक बहुत अच्छे ट्रेनर है, उसने एक बात की थी। गांव के अंदर एक जगह पे वो मीटिंग करने गए थे, वहाँ पे एक बंदा जिसका एक पैर कटा हुआ था और वो उनको मिलने गया और उसने बताया कि ये जो पैर, मेरा जो पैर है वो कट गया है, अभी मुझे बीमा मिलेगा कि नहीं। वो ट्रेनर ने बताया कि ये पैर कट गया, उसके पहले बीमा था या नहीं। उसने बोला हाँ हमारा 10 लाख रुपए का बीमा था। तो बोला अभी क्यों नहीं है, क्या हो गया। तो बोला नहीं, हमारा पैर जैसे ही कट गया, हमारे जो भाई थे, जो एजेंट थे, उसने बोला कि तुम्हारी बीमा पॉलिसी बंद कर दो, क्योंकि अभी तुम्हारा पैर कट गया है तो तुमको वापस फैक्ट्री में एंट्री नहीं मिलेगी। अभी आपकी नौकरी गई तो आप पैसा कैसे भरेंगे। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने ये पॉलिसी बंद करवा दी। अभी अगर वो बंदा जानकार होता, वो प्रोफेशनल होता, तो LIC के अंदर एक क्लॉज है, अगर आपका कोई भी फिजिकली कोई प्रॉब्लम होता है, एक हाथ, एक पैर या 2 पैर या 2 फिजिकली डिसेबल आप होते हो, तो सबसे पहले प्रीमियम भरने का बंद हो जाता है। जो बंदे ने नुकसान वो किया कि जो पैसे भरने के थे वो भरने नहीं है, वो उसको पता ही नहीं था। दूसरी बात कि जो पॉलिसी का सम एश्योर्ड था उसका 10% उसको पूरी जिंदगी मिलने वाला था, प्लस विथ बेनिफिट। तो ये नुकसान क्यों हुआ, क्योंकि वो जो बंदा था उसका भाई तो था बट वो प्रोफेशनल नहीं था। देखो, उसने अपने भाई का तो नुकसान कराया, खुद का भी नुकसान कराया। और एक बात है कि आपको खाली बीमे की जरूरत नहीं है, आपको प्रोफेशनल एडवाइस लेने की भी जरूरत है। तो ये प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है आज के टाइम के अंदर। अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो, अभी आपको कोरोना हो गया तो आप कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे, सबसे अच्छे सबसे बढ़िया MD के पास जाएंगे, क्योंकि आपको अच्छे से अच्छी सर्विस की जरूरत है। और एक क्वेश्चन अरविंद भाई को मैं पूछना चाहता हूं, जो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं हमेशा कि भाई मेरे पास तो बहुत सारी पॉलिसी है, इंश्योरेंस मुझे अभी क्या जरूरत है, क्या बता सकता है। सही है। काफ़ी जगह एक क्वेश्चन क्रॉस होता है कि भाई मेरे पास बहुत सारी पॉलिसियाँ हैं, मुझे भी इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। और कई बार क्या होता है, हम लोग, मैं पूछता हूँ कि भाई चलो आपके पास बहुत सारी पॉलिसियाँ है, एक बार बताइए कितना पॉलिसियाँ है, तो मैं एक बार उसको थोड़ा सा उसका एनालिसिस करते हैं, ऑडिट करते हैं आपका पॉलिसियों का। तो जब हम देखते हैं तो अचंभा पाते हैं कि जब उसके जो पॉलिसी की डिटेल लाता है, 1-1 लाख या 2-2 लाख की 3 या 4 पॉलिसी होती है, और कहते हुए मुझे अभी बीमे की क्या ज़रूरत है। मैं इसके सामने थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। एक डॉक्टर होता है और उसके साथ में एक बिजनेसमैन होता है।
दोनों लोग अपने अपने ट्रिप के जाने के लिए, कन्वेंशन अटेंड करने के लिए वो एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं राजू भाई। जैसे एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो एयरजेट का एरोप्लेन होता है जहाँ पर उनको टिकट लिया होता है, वो टिकट लेने के लिए वहाँ खड़े होते हैं। तो वहाँ पर उनको एक टिकट के साथ में एक पर्ची दिया जाता है, जहाँ पर उनको बोलते हैं कि भाई सपोज अगर आप एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं, जेट एयरवेज ने एक अलग से स्कीम निकाला हुआ है जिसके अंदर सपोज करो अगर एयरप्लेन क्रैश होता है तो आपको आपके फैमिली को कितना पैसा मिलना चाहिए, आप अपने में पर्ची के अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो जो डॉक्टर था बोल रहा था कि मेरे पास बहुत पॉलिसी है, मुझे पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है। तो उसने बगल वाले बिजनेसमैन को पूछा, बोले क्या करूँ, कितना लिखूँ? तो बिजनेस ने बोला भाई मेरा बिजनेस इतने करोड़ का है, मैं तो इतना करोड़ लिखूंगा, आपका कितना है आप लिखो। तो डॉक्टर बोलता यार मेरा प्रैक्टिस तो अच्छा चल रहा है, मुझे कम से कम 25 करोड़ का तो लिखना चाहिए। तो मैं उस डॉक्टर साहब को पूछा कि भाई डॉक्टर साहब, जब वो व्यक्ति जा रहा है उसका 4 या 5 लाख का पॉलिसी है खुद का, और वो बोल रहा है कि मेरे पास बहुत सारी पॉलिसियाँ हैं, और जब एरोप्लेन में एक स्कीम की बात आई और वहाँ पर उनको बताने का आया भाई आपको कितना कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए आपके एब्सेंस में, तो आप बोल रहे हो बोले 25 करोड़ कम से कम होना चाहिए। तो आप कितने स्वार्थी हो, जब अपनी बारी आई तो 5 लाख की बात करते हो, और जब किसी और से लेने की बारी आई तो 25 करोड़ की बात करते हो। इसीलिए ये कहते हैं लोग खुद को या अपने फैमिली के साथ में झूठ बोलते हैं कि मेरे पास बहुत सारे इंश्योरेंस है, मुझे पॉलिसी की जरूरत नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल होता ही नहीं है राजू भाई। राइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो एकदम परफेक्ट एग्जांपल बोला, बट मैं बोलता हूँ कि आपके पास जितनी पॉलिसी है आपने अपनी वैल्यू निकाली है क्या? कोई लोग बोलेगा कि वैल्यू किसकी होती है, आदमी की कोई वैल्यू थोड़ी होती है। ये प्रोफेशनल लोग, हम जो तीनों लोग जो है हम लोग आपकी वैल्यू निकालेंगे, एक्चुअल आपको पॉलिसी की कितनी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक 4 व्हील ली जिसकी कीमत है 10 लाख रुपया। अभी 10 लाख रुपए की आपकी गाड़ी है तो आप उसका बीमा कितने का लेंगे, 10 लाख या 5 लाख? ऑफकोर्स 10 लाख ही लेंगे, क्योंकि वो गाड़ी वाला बिना बीमा आपकी गाड़ी बाहर निकालेगा नहीं। तो 10 लाख की गाड़ी का 10 लाख का बीमा है, और आपका बीमा जिसने 10 लाख की गाड़ी के लेने काबिल है, जो लायक है बंदा, उसको पता नहीं कि उसका कितना बीमा होना चाहिए। हम लोग हमेशा जो मुर्गी का जो अंडा आता है, जो मुर्गी हमेशा सोने का अंडा देती है, तो हम लोग को सोने का अंडा का इंश्योरेंस लेना चाहिए या मुर्गी का, वो आपको सोचने की जरूरत है। दोस्तों, ये फर्स्ट एपिसोड यहाँ पे हम लोग खत्म कर रहे हैं। दूसरे एपिसोड के अंदर दूसरे क्वेश्चन के साथ चालू रहेंगे। आई होप नेक्स्ट सैटरडे आपको और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ हम लोग साथ में रहेंगे। आई होप ये मेरा एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी सवाल है तो वो सवाल का जवाब हम लोग मैक्सिमम कोशिश करेंगे आपको दे। दूसरी एक बात, अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स को भेजिए। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो आपके बेहतरीन के लिए कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड्स और फैमिली को ये बेनिफिट मिलना चाहिए, ये जवाब उनको मालूम होना चाहिए, तो प्लीज़ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को कीजिए और मैक्सिमम लोगों को सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू सो मच।